नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मॉडल प्रश्न पत्र जो अपना 4 और वैश्य क्रम से देख रहे 3 नंबर, उसके खंड ए और बे के जो प्रश्न हैं, खास प्रश्नों को हमने हल किया था। और अब आज हम इस पर चर्चा करेंगे, उसी मॉडल प्रश्न पत्र के खंड 6 और दे पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट शेयर करें और लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक जो है वो पहुंचाएं, अपने दोस्तों और विद्यार्थियों तक, जिससे इसका फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर खंड 6 के अंतर्गत विद्यार्थियों जो पहला प्रश्न है वो है कि बात सीधी थी पर कुंवर नारायण की जो ये रचना है, इसमें कविता के विषय पर प्रकाश डालना है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, सीधी सी बात यही है कि जो बात सीधी और सरल रूप से व्यक्त हो सकती है या सरल भाषा में व्यक्त की जानी चाहिए, उसे तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, उसमें बदलाव करना अच्छा नहीं होता है। और यदि हम बदलाव करते हैं तो कभी एक तरह उसमें उलझ जाते हैं। इसलिए इसका आशय सीधा सा यही है कि सीधी सरल भाषा की बात को सीधी सरल भाषा में ही व्यक्त करना चाहिए, उसको अधिक उसमें सजावट पर ध्यान देना की जरूरत नहीं है। ये इसका उत्तर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में देखो विद्यार्थियों, आगे अपना जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 12 खंड 6 के अंतर्गत, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? अथवा में है जाति प्रथा भारतीय समाज बेरोजगारी भूखमरी का एक कारण कैसे बनती है? क्या ये स्थिति आज भी है? तो ये आज भी स्थिति है। अब पहले पर चर्चा करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो 7-8 लड़के थे 16-17 साल की उम्र के, वो लड़के क्या करते थे, गली मोहल्लों में घूमते थे और काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, ऐसे नारे लगा करके पानी मांगते थे। लेकिन इन लड़कों पर कुछ लोग अंधविश्वास और पाखंड बताते थे इनको, या कह सकते हैं कि इनको अनुचित बताते थे। इस कारण घृणा के कारण, इस या द्वेषता की वजह से इनका नाम मेंढक मंडली रखा गया। लेकिन लड़कों का जो ये समूह था वो भगवान इंद्र से पानी बरसाने के लिए पुकार करते थे और लोगों का मानना था कि उन पर पानी फेंकने से इंद्र देवता पर खुश हो जाएंगे और जल की वर्षा करेंगे। इस कारण इनका नाम है वो इंद्र सेना भी रखा गया, या इंद्र सेना इनको कहा जाता है। अगला जो अतों में प्रश्न है विद्यार्थियों कि जाति प्रथा समाज भूखमरी का एक कारण है। तो इसका है वास्तव में बेरोजगारी के प्रमुख कारण जाति है। कैसे है कि कोई व्यक्ति किसी जाति का है, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी जाति का है, तो वो जाति के अपने जो कार्य हैं या जाति के जो अपने सिद्धांत हैं, रूल है, नियम है, प्रथा है, परंपरा है जाति, उसको छोड़ के वो दूसरा काम नहीं कर सकता, चाहे उसको भूखे भी क्यों ना मरना पड़े। आजकल तो हालांकि काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन फिर भी है, उसको जो अपना पैतृक कार्य है वो ही करना पड़ता है। अब वो पैतृक कार्य में व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है, या पैतृक कार्य में उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा सही ढंग से, लेकिन फिर भी उसको वो काम करना पड़ेगा। ये भारतीय समाज की एक तरीके से परंपरा है। तो हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी और भूखमरी का कारण एक तरीके से जाति प्रथा है, और ये स्थिति आज भी है काफ़ी हद तक। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। अगला क्वेश्चन, कुंवर नारायण का कवि परिचय लिखिए। तो कुंवर नारायण का कवि परिचय मैं संक्षेप में आपको यहाँ पर बताऊँ, लिखा हुआ भी है। सितंबर 1927 और 2017 यूपी फैजाबाद में इनका जन्म हुआ। परिवेश हम तुम, इन दिनों, चक्रव्यूह, आत्मजयी खंड का भी है, ये इनकी कुछ रचना भी है। तो इनकी लेकिन धर्मवीर भारती के बारे में, तो भारती जी का जन्म है वो 1926 से 1997 तक जीवन काल यूपी में हुआ इनका। रचनाएं 7 गीत वर्ष, कनुप्रिय, ठंडा लोहा, अंधा युग, गीति नाट्य, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये इनकी प्रमुख रचना है विद्यार्थियों। तो इनका दोनों का याद करें आप, इनमें से धर्मवीर भारती का विशेष तरह से याद करें, काफ़ी आने की संभावना है काफ़ी हद तक। अब देखो, आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घसीटते चले गए, मतलब खत्म हो रहे। सिल्वर रीडिंग कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि
यशोधर बाबू के अनुसार बच्चे नहीं चल रहे थे, यशोधर बाबू का आदर सत्कार नहीं हो रहा था, तो मूल्य बिल्कुल नष्ट हो रहे थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी कई भी बातों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये है इसमें जो है वो वास्तव में सही बताया गया है। और पुराने और नए विचारों पर आधारित ये है पूरा पाठ है, शिलो रेडिंग जो कहानी है वो। और हमें पुराने और नए नवीन दोनों, आधुनिक और प्राचीन और आधुनिक जो संस्कृति है, दोनों का तालमेल सामंजस्य बिठा करके ही चलना चाहिए, तभी हम एक अच्छा जीवन जो है वो बना सकते हैं, जी सकते हैं। अब अगला इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी दोनों महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अथवा वाला, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? तो बिल्कुल जल संस्कृति कह सकते हैं, क्योंकि सिंधु नदी उनके किनारे मिली, बहुत बड़े बड़े स्नानागार थे, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर थी, तो इस तरीके से कहा जा सकता है जल संस्कृति। अब कई कारण भी है इसके। पहला तो कि प्राचीन इस सभ्यता के किनारे कई नदियों का विकास हुआ है, पक्की ईंटों की नालियाँ वहाँ बनी हुई थी, 7 कुएँ थे, एक महाकुंड था, कुछ स्नानघर थे, महाकुंड के पास स्नानागार थे। तो इसके अलावा कह सकते हैं कि नगर के जो मकान हैं उनकी जो आवास की बसावट थी वो ऊंचे टीलों पर थी, जो कि क्यों की गई थी कि पानी नहीं आए इसलिए ऊंचे टीलों पर व्यवस्था की गई। इन सब विशेषता को जान करके या देख करके हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो जल संस्कृति है, इसको जल संस्कृति कह सकते हैं। कारण मैंने बताया आपको। अब आते हैं विद्यार्थियों खंड दे। पेपर 80 नंबर का होगा, 3.25 घंटे का टाइम है, और उस टाइम के अंदर ही आपको पूरा पेपर हल करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये विद्यार्थी ध्यान दें, प्रश्न का उत्तर छोड़ना नहीं है। आपको जैसा भी आए, याद नहीं है आप सोचें विचारें, और चिंतन मनन के बाद में उस अध्याय से संबंधित जैसा भी आपको आ रहा है वो आप जरूर लिखें, खाली नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखें। खाली से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम कुछ न कुछ 1-2 लाइन, 2-3-4 लाइन, जैसा जितना उत्तर बड़ा है पूछा गया है उसके अनुसार कुछ न कुछ लिखेंगे तो ज़रूर हमें वो कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन हम खाली छोड़ के आएंगे तो उससे बहुत बड़ा लॉस होता है। अब पठित पद्यांश प्रसंग व्याख्या है, तो 2+4, यानी प्रसंग लिखोगे 2 नंबर और व्याख्या करोगे तो 4 नंबर विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ये है कविता कुंवर नारायण की लिखी हुई, बात सीधी थी पर अपने पाठ्यक्रम में है, शामिल है, और वहाँ से ये लिया गया जो हमने अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया है कि कवि बात का अर्थ निकाल नहीं पाता है और उसको वैसा ही छोड़ देता है जैसा एक स्क्रू हम छोड़ देते हैं यदि उसमें कसाव और उसका प्रभाव नहीं हो, वैसे ही शरारती बच्चे की तरह। तो कहने का तात्पर्य है इस पूरे का कि हमें जो चीज़ सही ढंग से प्रस्तुत हो रही है उसको वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। खड़ी बोली हिंदी भाषा है, उर्दू शब्द भी काम में लिए गए, और उपमा अलंकार है और अन्य अनुप्रांश अलंकार भी इसमें काम में लिए गए, तो विशेष भी जरूर लिखें। अथवा में क्या है, बार बार गर्जन वर्षण है, मूसलाधार थर्दी थाम ले। तो यहाँ पर देखो, एक तरफ पूंजीपति लोग हैं, दूसरी तरफ समाजवाद में सम्मिलित सामाजिक वर्ग के लोग हैं, यानी किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो बार बार गर्जना, बादल राग कविता निरालाश की अनामिका के 6ठे भाग से ये रचना ली गई है। तो प्रत्येक अध्याय को जितने बार हम देखेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही वो अच्छी तरह से हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, बार बार गर्जना यानी बादलों की गर्जना, यानी क्रांति। जब क्रांति होती है तो हृदय थाम लेता है कौन, पूंजीपति लोग। सुन सुन घोन वज्र हुकार, है ना। तो बहुत बड़े बड़े जो परिवर्तन हुए हैं वो क्रांतियों से ही हुए हैं, सामाजिक क्रांतियों से। और जो घमंड और गर्व अभिमान करते हैं वो शत-विशत हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे मतलब मजदूर किसान वर्ग के लोग ही शोभा पाते हैं और उनको ही फिर आनंद आता है। तो इस प्रकार क्रांति से इन लोगों को हटाया जा सकता है, ये इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इसका लिखना है आपको उत्तर। अब देखो, गद्यांश की सह प्रसंग वाक्य 2+4 है, इसमें भी ध्यान रखें आप, 2+4। तो अलग अलग उत्तर लिखना। पहले आप प्रसंग लिखोगे, है ना, पहले आप प्रसंग लिखोगे, उसके बाद में नीचे आपको व्याख्या लिख करके व्याख्या करनी है। वह सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोल शहर गांव हर भून भून कतराई में हम कर रहे थे। तो ये जो अध्याय है वो आपको पता है होना चाहिए कि कहाँ से लिया गया। तो धर्मवीर भारती का लिखा हुआ पाठ काले मेघा पानी दे, वहाँ से ये जो है वो का गद्यांश लिया गया। तो इसका आपको लिखना है।
अब देखो इसमें अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चले तो ये चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे द्वारा लिखित निबंध जो पाठ है उसमें से लिया गया। चार्ली चैपलिन की विशेषता बताई गई है कि किस तरीके लोगों को हंसाते थे, कैसे थे। ये अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, जिला कलर भरतपुर की राशि द्विवार अर्थशास्त्री के पत्र है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्री के पत्र पर चर्चा हम अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ अधिसूचना है। तो अधिसूचना में सबसे पहले विद्यार्थियों यहाँ पर आएगा उपशासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार। ये यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ दिनांक, यहाँ बीच में नाम लिखना है अधिसूचना, ज्ञापन है तो ज्ञापन लिखा जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसका बॉडी यानी कि मुख्य जो भाग है वो इसका वर्णन करना है और उसमें लिखना है कि खादी को आधुनिक रुचि के अनुसार लोकप्रिय बनाने के लिए सफल प्रयास किए गए। अतः सभी जिला कलेक्टर में आशा की जाती है कि वे अपने अधीन विभाग और जनता में खादी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करें लोगों को। तो ये और सूचना जिसको भेजी जाती है समस्त जिला कलेक्टर है। ये मॉडल प्रश्न पत्र में भी आपके ऐसे ही दिया हुआ है। और हस्ताक्षर होंगे नीचे यहाँ दाईं ओर। ये जो पूरा है इसमें आप ध्यान रखें, ये है जो भाग है वो ये कॉपी का बायां भाग होता है, बायां। और विद्यार्थियों ये होता है दायां भाग। आप जैसे कॉपी रखोगे सामने बैठोगे ये दायां भाग। तो नीचे हस्ताक्षर दाईं ओर नीचे होता है, जो भेजने वाला उसके हस्ताक्षर यहाँ पर है, प्रशासन शासन सचिव के हस्ताक्षर इस प्रकार। अब रहा निबंध। तो निबंध में आपको शीर्षक पहले लिखना है, शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिखने के बाद में आपको रूपरेखा संकेत बिंदु लिखने हैं, सभी जिस पर भी लिखना चाहो। और 4 है, 4 में से एक पर ही लिखना है, एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। ऐसे नहीं कि आपने एक पर लिख दिया थोड़ा सा, थोड़ा दूसरे पर, ऐसे नहीं करना, एक पर ही लिखना 300 शब्दों में। और प्रत्येक बिंदु का फिर वर्णन करना है, प्रस्तावना भूमिका से लेकर के उपसंहार तक। इस प्रकार ये मॉडल प्रश्न पत्र में खास प्रश्नों पर हमने चर्चा की। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।